मर्केंटाइल लॉ की जो आउटलाइन में दूसरा टॉपिक हमारे पास है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो ये पाकिस्तान के अंदर एक लॉ बनाया गया था 1930 में, दैट गवर्न्स द सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, इसकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसमें सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर गुड्स टू बायर फॉर अ प्राइस। जब एक सेलर प्राइस के बदले में किसी दूसरी पार्टी को कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करता है या ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। ठीक है, जहाँ तक बात है ना गुड्स की, जो गुड्स जिनकी ट्रांसफ़र होनी उसकी अगर हम बात करें तो उसमें एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, एक्सेप्ट मनी। ठीक है, मनी को आप एज अ गुड नहीं ले सकते, एज अ गुड फॉर सेल। इसमें एग्जिस्टिंग गुड्स आती हैं जो कि ऑन्ड एंड प्रोसेस बाय द सेलर की अपनी होती हैं। फिर फ्यूचर गुड्स आती हैं जो कि मैन्युफैक्चर अभी करनी है सेलर ने। ठीक है, कॉन्टीजेंटेड गुड्स आती हैं, सेल डिपेंड्स, जिनकी जो सेल है वो ऑन द अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें दूसरा जो हमारे पास एक तो गुड्स होती है ना, दूसरा हमारे पास जो होता है ना इसका एलिमेंट वो होती है प्राइस। ये मॉनिटरी कंसिड्रेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स के मुकाबले में जो मॉनिटरी कंसिड्रेशन यानी मालियाती कंसिड्रेशन जो होती है उसको हम कहते हैं प्राइस। ठीक है, फिर थर्ड जो एलिमेंट होता है लॉ ऑफ सेल का वो है कंडीशन एंड वारंटी। ठीक है, कंडीशन होती है एक जो स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जो असेंशियल बनाई जाती हैं उसको हम कंडीशन कहते हैं। और वारंटी होती है स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस। ठीक है, उसकी जो गारंटी आप देते हो उसको वारंटी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो कुछ चीज़ें हैं, सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, इनके दरमियान कौन सी डिफरेंस है। सेल जो है ये ऑनरशिप होती है। ठीक है, सेल में ऑनरशिप होती है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल होता है ना उसमें ऑनरशिप पासिस इन द फ्यूचर और अंडर कंडीशंस। ठीक है, उसमें सेलर के पास ऑनरशिप नहीं होती बल्कि उसको फ्यूचर में जो है ना वो ऑनरशिप पास की जा सकती है। ठीक है, हम इस तरह से कह सकते हैं कि सेल जो है वो डायरेक्ट सेलर खुद करता है, और जो एग्रीमेंट टू सेल होता है ना उसमें सेलर की अपनी चीज़ नहीं होती बल्कि वो किसी दूसरी पार्टी की चीज़ को सेल करने के लिए कोशिश करता है, ऐसी चीज़ जो उसको इन फ्यूचर उसके आ जाएगी, ऑनरशिप में आ जाएगी। ठीक है, फिर कंडीशन एंड वारंटी की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कंडीशन जो है ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ज़रूरी होती है, जबकि जो वारंटी है ये सिर्फ क्लेम डैमेजेस, बायर जो है वो डैमेजेस को क्लेम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास है डॉक्ट्राइंस। ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट्स जो है हमारे पास, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के डॉक्ट्राइंस। सबसे पहला है कीविट इम्प्टर, लेट द बायर बी वेयर। ये डॉक्ट्राइन कहता है कि बायर जो है ही मस्ट एग्जामिन द गुड्स बिफोर परचेज। उसको चीज़ खरीदने से पहले से उसको एग्जामिन करना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए चीज़ की जो ये देखने के लिए कि जो गुड है वो फिट है या नहीं, ठीक है, वो वैलिड है या नहीं। दूसरा हमारे पास डॉक्ट्राइन है नीमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफ़र व्हाट दे डू नॉट हैव। कोई भी पर्सन जो है वो कैन नॉट ट्रांसफ़र अ बेटर टाइटल दैन दे देमसेल्व्स पोजेस। ठीक है, कोई भी जो शख्स है वो किसी अथॉरिटी के बगैर एक चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, यानी कोई भी जो पर्सन है वो उन गुड्स को जो है ना वो सेल नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास उसकी जो पोजेशन है उसका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मौजूद ना हो या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मौजूद ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सेलर एंड बायर्स। राइट्स एंड ड्यूटीज़, सेलर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करें तो इसकी जो है सेलर उसके पास राइट टू रिटेन गुड्स होता है। अगर बायर जो है वो
पे करने में फेल हो जाता है तो वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, और उसके पास ये राइट है, लीगल राइट है। राइट टू स्टॉप गुड्स इन ट्रांजिट, अगर बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेलर जो है वो गुड्स को स्टॉप कर सकता है, उसकी ट्रांजिशन को स्टॉप कर सकता है। ठीक है। राइट टू रीसेल गुड्स, अगर इफ़ गुड्स आर पेरिशेबल, अगर गुड्स जो है वो पेरिशेबल है और या फिर बायर जो है वो फेल हो गया पे करने में, तो जो सेलर है उसके पास राइट है कि वो उन गुड्स को रीसेल कर सकता है किसी दूसरी पार्टी को। ठीक है। ड्यूटी टू डिलीवर गुड्स, और उसकी सेलर की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि वो जो गुड्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑन ड्यू टाइम उसको डिलीवर करे। ठीक है। बायर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है? सबसे पहली तो उसका राइट है कि वो गुड्स को एग्जामिन करे। ठीक है। एक्सेप्ट करने से पहले राइट टू रिजेक्ट गुड्स, अगर उसको जो है ना वो गुड्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट उसको वैलिड नहीं लगती या कॉन्ट्रैक्ट से जो है ना वो मैच नहीं करती तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। उसकी ड्यूटीज़ क्या है? बायर्स की ड्यूटीज़ में है कि एक तो वो जो ऑन द एज़ पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट के ऊपर प्राइस पे करे, और दूसरा ड्यूटी टू एक्सेप्ट डिलीवरी एट द एग्रीड टाइम एंड प्लेस। ठीक है। एग्रीड टाइम एंड प्लेस के ऊपर वो डिलीवरी जो है उसको एक्सेप्ट करना भी यकीनी बनाए। नेक्स्ट हमारे पास है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड से अच्छा, अनपेड सेलर जो है ना है स्पेसिफिक राइट्स एज पर सेक्शन 45-54 ऑफ द एक्ट। इसके जो 45 से 54 आर्टिकल है एक्ट का वो अनपेड सेलर के हवाले से है। ठीक है। इसके जो है ना सबसे पहले हम देखते हैं राइट अगेंस्ट द गुड्स के हवाले से अनपेड सेलर के कौन से राइट्स हैं। राइट ऑफ लीनन, वो गुड्स को रिटेन कर सकता है तब तक जब तक उसे पेमेंट नहीं दी जाती। ठीक है। फिर राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट, अगर उसको पे नहीं किया जाता तो गुड्स को की ट्रांजिशन को वो स्टॉप कर सकता है। ठीक है। राइट टू रीसेल, अगर उसको पेमेंट्स नहीं दी जाती तो वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। ठीक है। फिर है राइट्स अगेंस्ट द बायर के हवाले से अनपेड सेलर के क्या राइट्स हैं? सूट फॉर प्राइस, उसके पास लीगल राइट है कि वो जो बायर है उसको सेलर है उसको बायर को या सेलर को जो है ना वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। अगर बायर उसको पे नहीं कर रहा ऑन टाइम तो वो उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। सूट फॉर डैमेजेस, और अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, सेलर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो बायर जो है फिर भी उसको स्यू कर सकता है। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेल्स एक्ट ऑफ गुड्स एक्ट 1930।